नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और एक बार पुनः आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। हम बातें कर रहे हैं टक्कर्स की यानी कोलिजन्स की और उसकी बेसिक आइडिया और बेसिक थ्योरी जो है स्टार्टिंग हम लोग कर चुके हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज बहुत बेहतरीन किस्म के सवाल और कोलिजन्स के अंदर कुछ कुछ बातें सीखते हैं भाई साहब। उम्मीद है कि आप होमवर्क वगैरह पूरा कर रहे होंगे डेली का, ताकि आपको जो है फिर सेंटर ऑफ मास में मजा आ जाए, मतलब एकदम भोकाल टाइप का आपका एकदम बढ़िया से उस पर कॉन्सेप्ट बन जाए। और फिर लास्ट वाला जो बढ़िया वाला चैप्टर है अपना रोटेशनल डायनेमिक्स, उसमें भी अपन बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो बहुत दो चैप्टर है, इसको बहुत ऐसे हाइप करके बताया जाता है कि बहुत टफ है बहुत टफ है। तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप पूरी ईमानदारी से लॉजिकली कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो फिर सवाल आपसे हो जाएंगे, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाली कोई बात नहीं है ना। बाकी आप मार्केट के उन मतलब बहुत बेकार किस्म के बच्चों में से है नहीं, होनहार बच्चे हैं, क्रीम आउट ऑफ क्रीम है, तो अगर आपसे तो हो ही जाएगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात है ही नहीं। आइए तो फिर खेला शुरू करते हैं अपन। लास्ट टाइम हम बातें कर रहे थे कि भैया मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉल है, जिसका मास है m1, एक और बॉल है जिसका मास है m2। मैंने कहा अच्छा, ये इधर की तरफ प्रस्थान कर रही थी u1 रफ्तार से, ये इधर की तरफ जा रही थी, कैसे u1 रफ्तार से ये इधर की तरफ जा रही थी और ये पीछे आ रही थी मान लो u2 रफ्तार से। दोनों टकरा गए भाई साहब। अगर आप ध्यान से देखें तो टक्कर इस तरह से हुई है, किस तरह से हुई है, यहाँ पे नॉर्मल इस पे ऐसे लगा, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे लगा, वो टक्कर हुई और उसमें एक इम्पल्स आया डिफॉर्मेशन का। मान लीजिए ठीक ठाक बॉडियां थी, थोड़ा इलास्टिसिटी ठीक थी, तो ये दोनों अलग हो गई। और मान लीजिए कि ये जो m2 है इसकी रफ्तार अब परिवर्तन हो गई, v2 हो गई है, और m1 वाले की रफ्तार परिवर्तित हो गई, इधर v1 हो गई है। मैंने सारी वेलोसिटी को उसी डायरेक्शन में माना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इधर भी हो सकती है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। ध्यान से देखें तो जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है मेरे लिए और जो लाइन ऑफ मोशन है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के लिए और जो लाइन ऑफ मोशन है वो सेम है। तो यहां मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं हेड ऑन कोलिजन से। कौन से कोलिजन से? हेड ऑन कोलिजन से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं। अपन जानते हैं कि दो तरह के कोलिजन अपन डिवाइड कर सकते हैं इंपैक्ट के बेसिस पे। अगर लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन सेम होता है तो इस तरह की कोलिजन को हेड ऑन बोला जाता है। पहले अपन हेड ऑन की बात करेंगे और फिर आगे चैप्टर में बढ़ेंगे तो ऑब्लिक कोलिजन के बारे में भी बातें करेंगे। हेड ऑन आपके भेजे में उतर गया तो ऑब्लिक आप ऐसे ही खुद ही कर लोगे। और एक और तरीके से हमने कोलिजन्स को क्लासिफाई किया था, वो था ई की वैल्यू के बेसिस पे। ई जो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, जिसकी वैल्यू वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय आपके पास अप्रोच का ये रेशियो आया था। नॉन रिएक्टिंग टाइप की बॉडीज के लिए ई की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और जब ई की वैल्यू 1 होती है, जो कि आइडियली तब होता है जब एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर सवालों में पॉसिबल है। इस तरह की कोलिजन को परफेक्टली इलास्टिक बोला गया। इसका जस्ट उल्टा ऐसा वाला कोलिजन हो जहां पे पूरी एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट लॉस हो जाए, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी बाद में 0 हो जाए। अच्छा, इस तरह का जो कोलिजन था उसको परफेक्टली इनलास्टिक बोला गया है। उसके लिए ई की वैल्यू 0 हो जाएगी और बाकी सबके लिए ई की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में रहती है। क्या आपसे पूछा जाए कि ई की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, तो आप बोलिएगा यस हो सकती है, लेकिन वो तब होगी जब बॉडी रिएक्टिंग टाइप की होगी। अच्छा भाई सब, बहुत बढ़िया। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हेड ऑन कोलिजन की। तो हमने एक बहुत बेसिक सा केस ले लिया है। हमें ये पता है कि इसका इंपल्स और उसका इंपल्स कट जाएगा, तो PI इज P फाइनल आने वाला है। तो PI इज P फाइनल पहला आएगा। पहला क्या आ जाएगा आपका? PI इज P फाइनल। PI इज P फाइनल, तो आपने बोल दिया साहब मैंने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, तो M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। भाई साहब ये रिश्ता कहां से प्राप्त हुआ है? रिश्ता नंबर 1 है। मुझे M1 पता है, U1 पता है, M2 पता है, U2 पता है, V1 और V2 की तलाश है। V1 एंड V2 की तलाश है। और हमें ये पता है कि U2 बड़ा है U1 से, तभी तो ये टक्कर हुई होगी यार। ओहो हो। तो यहाँ पे एक रिश्ता हमारे पास V1 एंड V2 में आ गया। हमें एक और रिश्ते की तलाश है जिससे कि अपन इन दोनों की रफ्तार पता कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें सेकंड रिश्ता कहां से आएगा? मैंने कहा ई की इक्वेशन से आएगा।
कहां से आएगा? ई की इक्वेशन से आएगा। ई की इक्वेशन क्या होती है? रिलेटिव स्पीड ऑफ द सेपरेशन v1 v2, तो बड़ा कौन होगा? ये पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा आपका v1 माइनस v2, एक पॉजिटिव क्वांटिटी डिवाइडेड बाय यहाँ पे u2 बड़ा है तो u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाय u2 माइनस u1, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव। ओ हो, ये आ गया है आपके पास सेकंड रिश्ता। इन दोनों रिश्तों को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है? v1 एंड v2 निकालना है। v1 एंड v2 निकालना है। मैंने कहा कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं यहां से v1 माइनस v2 को v1 माइनस v2 को क्या लिख सकता हूं? मैंने कहा e इंटू u2 माइनस u1, e इंटू u2 माइनस u1। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, अगर मुझे v1 चाहिए तो मुझे v2 को रिप्लेस करना पड़ेगा। v2 की वैल्यू क्या हो गई है? v2 की वैल्यू हो जाएगी v1 माइनस e u2 माइनस u1, ये वैल्यू हो जाएगी क्या भाई साहब? मैंने कहा इसको उठा के कहां डालते हैं? ये वाली इक्वेशन में यहाँ पे डाल देते हैं तो v2 गायब हो जाएगा पूरी इक्वेशन में, अपने पास v1 रह जाएगा। मैंने कहा अच्छा, इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई साहब? m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज इक्वल टू m1 v1 m1 v1 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? मैंने कहा भाई साहब m2 प्लस m2 इंटू v2 था, m2 इंटू v2 था। v2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे लिए? ये वैल्यू आ गई इंटू ये कर दीजिए पूरा, तो आ जाएगी आपके पास m1 v1 m2 v1, मतलब इसको m2 से मल्टीप्लाई कर लो ये पूरे को यार, और ये वाली क्वांटिटी यहां से आ जाएगी m2 e u2 माइनस u1। क्या बोलते हो? इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। हमें किसकी तलाश है? हमें v1 की तलाश है। हमें अगर v1 की तलाश है तो अगर आप ध्यान से देखें तो v1 की वैल्यू को मैं क्या लिख रहा हूं? m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय, अगर आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप देखिए, ओहो ये इधर है, इसको इधर ले आइए तो ये प्लस नहीं हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा भाई साहब m2 e u2 माइनस u1, m2 e u2 माइनस u1, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और क्या आएगा भाई साहब? अगर आप ध्यान से देखें तो v1 कॉमन आ गया है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मिल गया है v1, और ये वाला जो आइटम है, ये वाला जरा ध्यान से देखिए, ये वाला आपके लिए pi लिखा हुआ है। क्या बोलते हो? तो मैं अगर थोड़ा सा इसको आसान बना के लिखूं मुझे याद रखने के हिसाब से, तो ये pi प्लस v1 पूछा है तो आप m2 इंटू e कर दीजिए u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आता है। सिमिलरली, कैसे? सिमिलरली अगर बात करें तो अरे मैंने यहाँ पे क्या किया है? v2 को रिप्लेस किया है। अगर मैं v1 को रिप्लेस कर दूं, तो क्या सिमिलरली सॉल्व करके v2 नहीं आ सकता है? मैंने कहा आएगा। जिस तरह से आपका v1 आया है, v1 क्या आया है? p इनिशियल प्लस m2 e u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाई, मुझे याद है, वैसे आपको भी याद होना चाहिए क्योंकि ये फास्ट सवाल सॉल्व करने में काम आएगा। अच्छा, ओहो, जिस तरह से v1 आया है, सिमिलरली अगर आप ऐसा करेंगे, कैसा करेंगे आप? मैंने क्या किया है? मैंने v2 को रिप्लेस किया है। अरे मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना यहाँ से, v1 इज इक्वल टू v2 प्लस ये, v2 प्लस ये, फिर क्या करेंगे? इसको यहाँ डाल देंगे, सॉल्व करके क्या निकालेंगे? v2 निकालेंगे। जब आप सॉल्व करके v2 निकालेंगे तो वैल्यू यही आएगी, pi प्लस m2 की जगह हो जाएगा m1 e u1 माइनस u2, आप निकाल लें और आपको भी ट्राई कर लें, यही वैल्यू आएगी भाई साहब। रात को 2:30 बजे भी उठा के पूछा जाए तो इनका आइडिया अगर रहेगा तो मतलब ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप याद रखो, बगैर इसके भी हो सकता है। आप जानते हैं कि दो इक्वेशन कौन कौन सी लगानी है? एक है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्यों लगा? क्योंकि इंपल्स कट गए थे, इस पे इंपल्स उधर लगेगा एनडीटी, इस पे इंपल्स माइनस ऑफ एनडीटी, दोनों को ऐड किया था तब पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल आया था। तो एक इक्वेशन आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, दूसरी इक्वेशन मैंने कहा दूसरी इक्वेशन आपकी लगने वाली है ई की इक्वेशन लगेगी भाई साहब, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आ रहा है। तो ये याद करने का क्या फायदा है? मैंने कहा इसको याद करने का फायदा है कि तुरंत लगा देते हैं भाई साहब, तुरंत इसको लगा लेंगे तो बहुत ज्यादा इजी सा हमें होता हुआ दिखाई देगा। अरे हम ऐसे सवाल करेंगे, मान लो कि मैं आपको एकदम थू किस्म का सवाल दूं, मैं आपको ऐसा सवाल दूं भाई साहब, मान लो मैं आपको एक सवाल दूं यहाँ पे कि मैं यार मेरे पास एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है, मान लीजिए ये 2 kg की है, कितने kg की है? ये 2 kg की है, ये 1 kg की है। मैंने कहा अच्छा, ओ हो,
ये जा रही है इधर की तरफ मान लो 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और ये जा रही है मान लो, ये जा रही उधर तो ले जाएंगे तो वैसा सेम टाइप का यूज है, इधर ले आते हैं मान लो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। मैंने कहा अच्छा, और मान लो कि E की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो भैया ये बॉल मेरी 1 है, ये बॉल 2 है, ये बॉल 2 है। टक्कर के बाद में दोनों की रफ्तार बताइए, टक्कर के बाद में दोनों की रफ्तार बताइए। तो मैंने ऐसा बोल दिया कि टक्कर के बाद में ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। अगर मैंने उधर मान लिया है और सॉल्व करके नेगेटिव आ गया तो उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मैंने इसकी रफ्तार को v1 मान लिया, मैंने इसकी रफ्तार को v2 मान लिया। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें ना तो मैं ये दो इक्वेशन नहीं लगाऊंगा। अरे ये दो इक्वेशन सॉल्व करके v1 v2 मैं डायरेक्ट रिजल्ट लगाऊंगा और आंसर बता दूंगा। अगर आप ध्यान से देखें, मैंने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, तो पी आई की वैल्यू क्या हो गई मेरे लिए 20 - 5, तो कितनी हो गई है 15 हो गई। अरे भाई 20 ये -5 का हो गया है, तो मुझे अगर v1 चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा पी आई तो मेरा हो गया है 15 प्लस मुझे क्या करना है, मुझे m2 × e करना है, यानी कि 2 × 1/2 इंटू क्या होगा, मैंने कहा u2 - u1 आने वाला, u2 - u1 है, तो ये u2 हो गया मेरे लिए 10 - u1 -5 6 डिवाइडेड बाय आपके पास m1 + m2 यानी कि 3 kg आ जाएगा 2 + 1। सिमिलरली अगर मुझे v2 चाहिए होगा तो क्या करना होगा, ये 15 एज इट इज डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज, यहाँ पे 2 kg की बजाय कौन आ जाएगा 1 kg आ जाएगा, 1 × 1/2, और फिर आ जाएगा u1 - u2, तो u1 जो है -5 है ऑलरेडी, माइनस ऑफ u2 इज दिस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है, ये 2 से 2 कट गया भाई साहब, और ये आपका हो गया है 15 और 15 हो गया 30/3 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड आपकी रफ्तार हो जाएगी v1 की। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया है आपका फिर -15/2, यानी ये -15/2 डिवाइडेड बाय 3 आ गया है, तो ये तो कट गया, यानी कि 5/2 मीटर पर सेकेंड जो है आपका क्या हो जा रहा है v2 आ रहा है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, खूबसूरत, ओ हो, तो हमने तुरंत v1 एंड v2 प्राप्त कर लिया। अब आप रिवर्स में वापस जाके देखें, पी हमारे पास कितना था 15 था, पी अगर 15 था तो पी फाइनल भी क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। फाइनली हो क्या रहा है v1 पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये इधर की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और v2 भी पॉजिटिव आया है, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी है वो सही है 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। पी फाइनल क्या हो गया आपका 1 × 10 यानी कि 10 प्लस 2 × 5/2 तो 5 आ जाएगा, यानी कि 15 आ रहा है। ओहो, ई की इक्वेशन लिखते हैं, ई की इक्वेशन क्या होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 10 - 5/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रॉच, तो 10 और 5 अपोजिट साइड में आ रहा है तो 15 हो जाएगा भाई साहब। तो ये 20 - 5 यानी कि 15/2 डिवाइडेड बाय 15, ये 1/2 आ रहा। मैंने कहा हाँ मतलब सही किया है सारा कार्यक्रम, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो कुल मिला के मास्टर आपको एक एग्जांपल देके ये बता रहा है लाला कि आपको 2 बार ये इक्वेशन लिख के सॉल्व करने की जरूरत मतलब आपको नहीं करना है। ये उससे भी फास्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि v1 = pi प्लस वैल्यू, ये यहाँ पे u1 u2 ये pi ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन एक को पॉजिटिव ले लोगे तो अपोजिट वाले को फिर नेगेटिव लेने की मतलब ध्यान रखना है ना, ऐसा नहीं हो कि सब वैल्यू डाल दी तो गलत आंसर आ जाएगा। खैर कोई बात नहीं, खूब सवाल करेंगे तो इस पे तो बहुत आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अब मैं यहाँ क्या क्यों रुका हूं, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ स्पेशल केस लूं, है ना, इसको उड़ा दूं क्या, इसको उड़ा दिया जाना चाहिए। मैं यहाँ पे स्पेशल केस लेते हैं, इसको उड़ाते हैं और एक थोड़ा सा अपन बात करते हैं स्पेशल केस की। मान लो ऐसा हो, कैसा हो, मान लो ऐसा हो कि भाई साहब m1 और m2 दोनों बराबर हो जाए, मान लो कि m1 एंड m2 दोनों बराबर हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, क्या हो जाए। स्पेशल केसेस की बात करते हैं अपन, स्पेशल केसेस का। अच्छा कौन स्पेशल केसेस में फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं कि m1 और m2 बराबर हो जाए, m1 = m2 m हो जाए और e की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए। ऐसा हो कि m1 और m2 m के बराबर हो जाए और e की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए। ये एक स्पेशल केस लिया है हमने।
अब इसमें क्या होगा, मैंने कहा अच्छा अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे देख लेते हैं, इस वाले केस में V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने कहा यार P इनिशियल आपका क्या होगा, इस वाले केस में P इनिशियल क्या होगा, मैंने कहा भाई साहब अगर आप ध्यान से देखें तो P इनिशियल जो है वो आपका m इंटू U1 प्लस m इंटू U2 यही होगा भाई साहब, M1 और M2 बराबर है। मैंने कहा अच्छा तो ये हो गया आपका m इंटू U1 प्लस m इंटू U2 हो गया। मैंने कहा अच्छा प्लस M2 खुद ही m है, e की वैल्यू तो 1 है, e की वैल्यू क्या है 1 है। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने कहा U2 माइनस U1 है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा M1 प्लस M2 तो m प्लस m क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। तो ये m सारे कट गए। ओ ये क्या हुआ है U1 प्लस U2 माइनस U1, अरे ये क्या हुआ, ये तो ट्वाइस ऑफ U2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अरे ये क्या हुआ, ये तो U2 के बराबर आ गया क्या, V1 की वैल्यू जो है V1 की वैल्यू क्या आ गई है हमारे लिए U2 के बराबर आ गई। किसके बराबर आ गई है U2 के बराबर। U2 किसकी थी 2 वाले की वेलोसिटी थी, जो अब U1 1 वाले को ट्रांसफर होगी। मैंने कहा अच्छा सिमिलरली मैं चाहता हूं कि मैं V2 चेक करूं, V2 के केस में क्या होगा, मैंने कहा MU1 MU2, यहाँ पे आपका M जो है 1 वाला लेकिन वो M ही है इंटू 1, U1 माइनस U2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपके लिए टोटल मास जो कि क्या है 2m है, तो m से m गायब हो जाएगा। U1 प्लस U1 माइनस U2, अरे U2 और U2 गायब हो गए, U1 और U2 कितने हुए 2U1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो अरे ये तो U1 आ गया। अरे ये क्या हुआ, ओ ये जो U1 था वो अब इसको मिल गया है, इसकी किसको मिल गया है, इसको मिल गया है। अगर दोनों बॉडीज का मास बराबर हो, अगर दोनों बॉडीज का मास बराबर हो, E की वैल्यू 1 हो, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग की रफ्तार एक्सचेंज हो जाती है। आप नोट बना के खुद लिखिए यहाँ पे आसान भाषा में कि अगर लिखें, खुद लिखें यहाँ पे, अगर इफ द मास ऑफ टू बॉडीज इज सेम एंड वैल्यू ऑफ E is equal to 1, then velocities of both the bodies will be exchanged after collision। आसान भाषा में बोलें तो जब दो टकराने वाली बॉडी का मास सेम होता है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, तब वो दोनों बॉडीज आफ्टर कोलिजन अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज कर देती है। इसने अपनी वाली वेलोसिटी को इसको दे दिया, इसने अपनी वाली वेलोसिटी को इसको दे दिया, फर्स्ट वाले ने सेकंड को, सेकंड वाले ने फर्स्ट को जो है रफ्तार दे दी है भाई साहब, एक्सचेंज कर दी वेलोसिटी। नोट आप आसान भाषा में लिख लें कि अगर दोनों बॉडीज इफ द बोथ द बॉडीज हैव सेम मास एंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि E की वैल्यू 1 हो, देन आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज विल एक्सचेंज, वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज विल एक्सचेंज। आसान भाषा में इसको जरूर लिख लें, स्टार मार्क करके। ये पहला केस अपने को समझ में आ गया है भाई साहब, अपने को समझ में आ गया आसान भाषा में क्या है कि वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज्ड। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार, आसान भाषा में आपने उसको लिख दिया। दूसरा जो है केस के बारे में बात करते हैं, दूसरे केस के बारे में बात करते हैं अपन। मैं ऐसा बोल रहा हूं M1 इजिकल टू M2 नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, मैंने कहा हम यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, बगल में एक ट्रेन जा रही थी, मान लो कि मालगाड़ी समझ लीजिए, बहुत सामान वगैरह लेके जा रही है। आपकी गुस्ताखी हुई और आपने उसको क्या कर दिया, बॉल को फेंक के मारा, उसके डिब्बे पे बॉल को फेंक के मारा, या फिर बुलडोजर जो है या फिर जेसीबी आसपास में अपना काम कर रही थी, आपने उसी बॉल को जो आपके हाथ में थी जिससे आप बॉलिंग कर रहे थे उसको फेंक के जेसीबी को मार दिया। अच्छा भाई साहब क्या फर्क पड़ेगा जेसीबी की रफ्तार को, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या एक चलती हुई ट्रेन को भी आप पत्थर मार देंगे छोटा सा, क्या उसकी रफ्तार को कोई फर्क पड़ेगा? मैंने कहा नहीं। तो मैं एक ऐसा ही केस ले रहा हूं, अगर कुछ ऐसा हो, कैसा हो कि M2 इज वेरी 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 लार्ज कंपेयर टू M1, अगर मान लीजिए कि M2 बहुत बड़ा है कंपेयर टू M1, अगर M2 बहुत बड़ा है M1 से तो क्या होगा? मैंने कहा भैया, या फिर ऐसा मान लो कि M1 बड़ा है, मान लो कि M1 जो है जिससे ये M2 वाला टकरा रहा है, M1 जो आगे चल रहा है वो M1 जो है
वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू M2। तो M2 इससे आगे टकरा रहा है, M1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, M1 को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि M1 का उस वाले केस में M1 की रफ्तार U1 के बराबर ही रहेगी, M1 की रफ्तार U1 के बराबर ही रहेगी। इसका मतलब क्या है कि M1 का जो V1 आने वाला है वो U1 रहेगा, यानी कि जो बड़ा वाला मास है उसकी वेलोसिटी में नो चेंज। लेकिन क्या छोटू वाले का चेंज हो जाएगा? मैंने कहा हाँ भैया, बॉल की तो बैंड बच जाएगी ना, बॉल की रफ्तार में परिवर्तन होगी, बॉल वापस आ जाएगी टकराने के बाद में, तो बॉल की तो वेलोसिटी चेंज हुई है ना यार। तो बॉल की फाइनल रफ्तार मतलब जो M2 वाला है इस वाले केस में, जो स्मॉलर मास है उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। कैसे निकालेंगे? मैंने कहा भैया हमको यूज करना है E का इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? E का इक्वेशन। क्या बोलता है E का इक्वेशन? V1 माइनस V2, V1 तो U1 के बराबर ही रहेगा, मैंने कहा अच्छा, माइनस क्या करेंगे? मैंने कहा माइनस अपने को V2 करना है, ये अननोन है, ये V1 ही है लेकिन वो U1 के बराबर सॉरी डिवाइडेड बाई आपके लिए क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रॉच, जो कि हो जाएगी U2 माइनस U1 है। तो ये आपके लिए आ गया है रिश्ता E का। सिर्फ E का रिश्ता ही यूज करना है, क्योंकि यहाँ एक ही अननोन है। एक को तो अपने को डायरेक्ट पता लग गया कि भैया जो बहुत बड़ा वाला है उसकी रफ्तार जो बहुत बड़ा वाला है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो छोटू उससे जाके टकराएगा उसकी रफ्तार में परिवर्तन होगा। तो वो जो भी रफ्तार का परिवर्तन होगा सॉरी तो अपने पास जो यहाँ पे अननोन कौन है? वो V2 है, वो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। V1 जो है वो U1 के बराबर ही रहेगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं और मजे लेते हैं, मतलब है ना, अपने को आइडिया लगाया कि भाई साहब ये बहुत काम की चीज है और ये दोनों स्पेशल केस भी काम की चीज है ना। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो V1 V2 U1 U2 लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग की ही सारी वेलोसिटी ले रहे हैं अपन, है ना। अभी अपने पास जो भी वेलोसिटी जो अपने बॉडीज लिया, आसान केस लिया, हेड ऑन कोलिजन है, सारी रफ्तार जो है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही है ना। आगे बढ़ेंगे तो कुछ और देखते हैं, अभी के लिए इसको पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है ऐसा कि ये टकराने वाली बॉडी का U2 इधर हो और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी रफ्तार होगी, लेकिन उसका इस वाले नॉर्मल से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऑब्लिक कोलिजन अपन धीरे से आगे जाके देखते हैं। अभी तो हेड ऑन कोलिजन बोल रहे हैं, जो भी रफ्तार है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हम एक सवाल बनाते हैं आपके लिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहले एक सवाल दे देता हूं, फिर मैं इसको मिटाता हूं। मान लो कि मैं आपको बोलूं, क्या बोलूं, मैं आपको बोलूं यहाँ पे एक सवाल बना के कि यार मतलब तेरा एक दिन मन हुआ बॉल मारने का और तूने क्या किया, एक बॉल को एक बुलडोजर से टकरा दिया, है ना। एक बुलडोजर है, क्या है बुलडोजर जानते हो, या जेसीबी मान लीजिए, या जेसीबी टाइप का जेसीबी है ना। और ये जेसीबी इधर आ रही थी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और आपने क्या किया, आपके हाथ में बॉल थी तो आपने क्या किया है, ये बॉल को फेंक के मारा। किसको मारा? बॉल को फेंक के मारा इधर की तरफ, जेसीबी की तरफ, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। और आपको दे दिया सवाल में कि E की वैल्यू हाफ है। आपको कोई बोले जेसीबी की रफ्तार में कोई चेंज होगा, आप बोलेंगे नहीं भाई साहब। तो फाइनली बॉल की रफ्तार बताएं, बॉल की रफ्तार आफ्टर इम्पैक्ट, आफ्टर कोलिजन भाई साहब बॉल की रफ्तार बताएं, आफ्टर कोलिजन बॉल की रफ्तार बताएं। ये आपसे सवाल है, तुरंत बता दीजिए। E की वैल्यू लगानी है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इतना ज्यादा आसान है कि बिल्कुल मतलब जो है आपके लिए कोई चैलेंज वाला सवाल ही नहीं है। तुरंत कर डालिए। उड़ जाओ यार, बैठ जाओ।
हाँ भाई सब किया होगा ना आपने? हाँ हो गया। अब जरा देखिए, आप जानते हैं कि इसकी रफ्तार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या लगाना है? मैंने कहा सिर्फ ई की इक्वेशन लगानी। क्या लगानी है? ई की इक्वेशन। भाई साहब टक्कर के बाद में ये बॉल जो है वो वापस इधर की तरफ प्रस्थान कर रही होगी। रफ्तार मान ली, रफ्तार v है, ये हमें पता करना है, और इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड इधर ही रहेगी, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। मैंने कहा ओ, तो आपका जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी? v माइनस 10 है। अच्छा, और इधर जब जा रहा था तब ये 5 से जा रहा था, ये 10 से इधर आ रहा, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई आपके लिए? 15 हो गई है। ओहो हो, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 1/2। ए की वैल्यू क्या है? 1/2 है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जा रही है? मैंने कहा 10 + 15/2 यानी कि आ रही है 17.5। कौन सी डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन में 17.5 मीटर की रफ्तार से जा रहा होगा। हाँ 10 + 7.5 आपका हो गया है 17.5 यानी 35/2 आर। अच्छा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। हो थोड़ा सा अपन इसमें कोई चेंज कर लें क्या? मान लो कि भैया ये आपका जो जेसीबी है वो ऐसे जा, जेसीबी को ऐसे ही रखते हैं। ये है अपना जेसीबी या कुछ भी ऐसा भारी आइटम मान लीजिए, जेसीबी मान लीजिए, जेसीबी। ये कैसे जा रही है? ये ऐसे ही मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है, और मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसको बॉल मार रहा हूं, लेकिन साइड से मार रहा हूं। आगे खड़ा होकर कौन बॉल मारेगा? बॉल मारेंगे, पत्थर मारेंगे, कुछ भी, जेसीबी वाला साला ऊपर चढ़ा देगा, इसलिए साइड में खड़ा होके जेसीबी के मार लिया। मान लो कि हमने पत्थर मार लिया। रफ्तार मान लेते हैं इसकी 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और मान लो कि ये बॉल जाके यहाँ पे टकराई। ये वाला एंगल आपको दे दिया 37 डिग्री। तो टकराने के बाद जेसीबी की रफ्तार में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। मान लो कि ई की वैल्यू मैंने आपको कितनी दे दी है? 1/4 है। ई की वैल्यू 1/4 है। टक्कर के बाद में हमारी इस बॉल का रफ्तार बताइए। सवाल वही है, सवाल एज इट इज है कि टक्कर के बाद में ये वाली बॉल का रफ्तार बताइए, ये वाली बॉल का रफ्तार बताइए। अब आप ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा और बताइएगा कि टक्कर के बाद में इस बॉल का रफ्तार क्या होगा? इस बॉल का रफ्तार क्या होगा? सोचिएगा। आप जानते हैं कि ये एंगल 37 डिग्री है। ये एंगल अगर 37 डिग्री है तो ये वाला एंगल 37 डिग्री होगा। 5 cos 37 डिग्री यानी 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार इधर आएगी, और इधर आएगी 3 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ जाएगी? 3 मीटर पर सेकेंड। अब आप ध्यान से देखें तो जब ये बॉल इससे टकरा रही होगी, यानी ये दोनों आपस में मिल रहे होंगे, जब ये दोनों आपस में मिल रहे होंगे तो बॉल पे नॉर्मल इधर लग रहा होगा, इस पे नॉर्मल इधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ नहीं लग रहा होगा, तो उधर की रफ्तार में कुछ और परिवर्तन नहीं होगा। तो बॉल की 3 मीटर पर सेकेंड वाली रफ्तार एज इट इज रहेगी लाला, 4 मीटर पर सेकेंड वाली चेंज हो जाएगी। तो हमको तो लगता है कि टप्पा खाने के बाद में बॉल की रफ्तार 3 मीटर पर सेकेंड इधर एज इट इज रहेगी, इधर कुछ नई रफ्तार v आ जाएगी, और इनकी रफ्तार यानी कि जेसीबी की जो रफ्तार है वो आपकी 10 मीटर पर सेकेंड अगर इधर थी तो वो हमेशा मतलब इस टक्कर से उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि m2 इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू m1 अपन बात कर रहे हैं। तो भाई साहब ये पता कर लीजिए, e की वैल्यू 1/4 दी है। e की वैल्यू अगर 1/4 दी है, इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन जो कि आ जाएगी v-10, पॉजिटिव वैल्यू रखनी है मैग्नीट्यूड। और आपके लिए ये इधर 4 से जा रहा था उधर, तो ये वाला 14 हो जाएगा क्या? मैंने कहा हाँ ये 4 है वो 10 है, तो रिलेटिव आपका 14 हो गया है। अब आपको क्या चाहिए? मैंने कहा आपको v चाहिए। आपको क्या चाहिए? v चाहिए भाई साहब। v अगर चाहिए तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? v आपको चाहिए तो ये आपका 10 + 14/4 है, तो ये तो 7/2 हो गया है, यानी कि आपके लिए 3.5 यानी 13.5 मीटर पर सेकेंड, 13.5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये इधर की तरह जा रही होगी बॉल, है ना लाला? अरे ठीक है, सॉरी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब अरे क्या सही किया मैंने? 10v-10, ये वो e की वैल्यू हाफ है। हाँ ठीक है। अब आप ध्यान से देखें तो ये मुझे v मिला है, ये मुझे क्या मिला है? v मिला है।
वी मिला है, मुझे क्या चाहिए, उसकी नेट रफ्तार चाहिए, मुझे उसकी नेट रफ्तार चाहिए। तो क्या होगा, इसके पास एक रफ्तार इधर की तरफ भी तो थी ना, ये वाली 3, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये अगर मैंने कैलकुलेशन ठीक की है तो इधर आ गया आपका 13.5, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ आ जाएगा 9 + 13.5 का स्क्वायर, जो भी आ रहा हो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी 13.5 का स्क्वायर करके उसको उसमें 9 ऐड करके रूट दोगे, उतनी वैल्यू पे वो उधर की तरफ चली जाएगी, है कि नहीं यार। अच्छा, ये एंगल अगर 37 है तो क्या यहाँ भी एंगल 37 होगा, मैंने कहा नहीं होगा, वो एंगल तो फिर आप निकाल सकते हैं यहाँ से tan थीटा, ये अगर थीटा है तो tan थीटा आपका होगा 13.5 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, उतने थीटा इक्वल tan इनवर्स 13.5 डिवाइडेड बाई 3, उतने एंगल पे उधर की तरफ कट लेगी। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत खूबसूरत, इसमें कोई परेशान हताश होने की जरूरत नहीं। अगर मैं आपको बोलूं इतना लल्लू सवाल बोलूं, एक लल्लू सवाल बोलूं आपसे, एक लल्लू सवाल बोलूं, यार एक बॉडी है, एक और बॉडी है, एक और बॉडी है, मान लो कि ये मास m है, इसका वही मास m है, ये इधर जा रही थी 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, ये इधर जा रही थी 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। ई की परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, टक्कर के बाद में ये अनीता है, ये बबीता है, दोनों की रफ्तार बताइए। टक्कर के बाद में एक अंधा आदमी भी तुरंत सॉल्व किए बगैर ही बता देगा क्या आएगा। टक्कर के बाद में आफ्टर द इम्पैक्ट ए एंड बी की रफ्तार बताइए। ए को वो मिलेगा जो बी के पास है, यानी कि इसकी रफ्तार हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों बोल रहा है मास्टर, क्योंकि मास सेम है और ई की वैल्यू 1 है, इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, 10 इसको मिल जाएगा और बी वाले का 5 इसको मिल जाएगा। मोमेंटम आप देख लीजिए कितना था पहले, m 10m और 5m 15m, तो ये बाद में भी 15m आ रहा है और 10 माइनस 5 यानी कि 5 को यहाँ पे 10 माइनस 5 यानी 5 यानी कि e की वैल्यू 1 आपको आता हुआ दिखाई दे रहा। अच्छा भाई साहब, ये तो आप समझ गए, खूब सारे इस पे और सवाल अपन करने वाले। लौट के यहाँ पे दोबारा बात करते हैं कि अगर मान लो कि एक बॉडी भारी हो और दूसरी जो है वो उसके कंपेयर में स्मॉलर हो, अगर उसके कंपेयर में स्मॉलर हो, मतलब इस तरह के सवाल हो सकते हैं जिसमें बॉल जो है वो जाके जेसीबी से टकरा गई, बुलडोजर से टकरा गई, इससे टकरा गई, उससे टकरा गई और एक की रफ्तार में परिवर्तन नहीं हुआ, तो कौन सी इक्वेशन यहाँ पे यूज करनी है। आप बोलेंगे भाई साहब कि ई का इक्वेशन यूज कीजिए, मस्त रहिएगा और आपको जो एक अननोन है वो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। अब अगर आप ध्यान से देखें, मान लो कि मैं इसी कॉन्सेप्ट को, कुछ सवाल ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें क्या होगा कि चीजें जो है फिर आप, जैसे आपको 2 मास लेने, एक बहुत भारी हो, एक तो धरती माता ही ले लेते, सरफेस से कुछ आके टकरा गया, मान लो कि ये सरफेस है। अच्छा, पहले वाले में भी सरफेस से ही टकराया था, जैसे बुलडोजर की सरफेस से टकरा दिया, वो चल रही थी। मान लो कि सरफेस रुकी हुई है, मान लो कि ये सरफेस है अपनी धरती माता और ये रुका हुआ है, इधर से एक बॉल आ रही है, उसकी रफ्तार v0 है और वो टकराती है, ई की वैल्यू ई है। बताइए कि टक्कर के बाद में इस बॉल की रफ्तार क्या होगी, टक्कर के बाद में इस बॉल की रफ्तार क्या होगी, ये आपसे पूछा जाए। मैंने कहा जब ये बॉल यहाँ टकराएगी तो इस पे नॉर्मल इधर लगेगा, धरती माता पे नॉर्मल इधर लगेगा, माना कि टक्कर के बाद में इसकी रफ्तार v हो गई है, माना कि टक्कर के बाद में इसकी रफ्तार v हो गई है। मैंने कहा अच्छा, हमें ये v चाहिए, ये सरफेस अगर रुकी हुई है, ये वाली सरफेस रुकी हुई है, तो मास्टर ने बोला था ई की इक्वेशन लगानी है, अगर ये पहले रुकी तो बाद में भी रुकी रहेगी, यानी कि 0 ही आएगा। रिलेटिव स्पीड क्या हो गई है v माइनस 0 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, डिवाइडेड बाई ये रुका हुआ था, ये भी v0 से आ रहा था, तो ये क्या हो गया है v0। अरे ये क्या हुआ, v इज इक्वल टू ई वी नॉट, यानी कि एक रुकी हुई सरफेस से, एक रुकी हुई भारी सरफेस से एक स्मॉलर बॉडी टकरा रही है, वो वापस जो है इंपैक्ट की डायरेक्शन में अगर उसकी वेलोसिटी v0 थी तो वापस ई v0 से जाएगा। 1 मिनट में थोड़ा इसको और जनरलाइज करके तेरे को बता रहा हूं। मान लो कि ये बॉल टकरा रही थी, उससे पहले ये वाली रफ्तार vy थी, ये वाली रफ्तार vx थी, ये वाली रफ्तार vx थी और e की वैल्यू e है और ये रुकी हुई सरफेस है। और तो आप तुरंत बोल देंगे भाई साहब कि जब ये बॉल वापस जा रही होगी टकरा के, जब ये बॉल वापस जा रही होगी तो ये वाला पलटी खा के EVY हो जाएगा, पलटी खा के क्या हो जाएगा EVVY, और ये VX में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है।
Vx में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। मास्टर ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि फिर मान लो कि भाई साहब इस पे अब जो है खूब सारे सवाल यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखें। मान लो कि सरफेस से बॉल टकराई तो जो सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो उल्टी हो जाएगी E इंटू वी से, और उसकी इंपैक्ट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी रहेगी उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब जरा देख फायदे का एक सवाल बनाते हैं, एक मस्त सवाल बनाते हैं, जरा ध्यान से देखें। जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल से एक सवाल बनाते हैं अपन। मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास एक जो बॉल है, मेरे पास जो एक बॉल है मान लीजिए, कैसा बॉल है जरा ध्यान से देखें, ध्यान से आप अपन देखें। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एक ऐसा धरातल मैंने ले लिया, मैंने एक ऐसा धरातल ले लिया है। मैंने कहा अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है, मैंने इसको एक रफ्तार दे दी है u, और ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा। आप बोलो तो वैल्यू रख लें, आप बोलो तो ऐसे ही रख लेते हैं, मतलब वैल्यू ना रख के u एंड थीटा की टर्म में खेलते हैं। तो क्या होगा कि ये बॉल यहां से जाएगी और यहाँ धरती पर टकराएगी। क्या बोलते हो? आपको भी तो यही लग रहा होगा। टप्पा खाते टाइम, टप्पा खाने से जस्ट पहले इसके पास दो रफ्तार होगी, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। ये रफ्तार है आपके पास u cos थीटा जो कि ux थी, और ये वाली रफ्तार आपके पास इनिशियली u sin थीटा थी। टक्कर के जस्ट पहले जब बॉल नीचे की तरफ आ रही होगी तो ये रफ्तार u sin थीटा इधर नीचे हो जाएगी और ये वाली u cos थीटा ही रहेगी। क्या बोलते हो? यही ना? अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा? जस्ट टकराने के टाइम से पहले ये रफ्तार जो है u से मतलब uy तो ये माइनस ऑफ uy हो जाएगा, ux में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने कहा भैया टप्पा खाया और e की वैल्यू e थी। टप्पा खाने के बाद में ये बॉल वापस जंप लगाएगी और इसकी रफ्तार हो जाएगी e u sin थीटा, और ये रफ्तार एज इट इज रहेगी। कौन सी वाली? u cos थीटा। मैंने कहा अच्छा, ये फिर ऐसे जाएगी और यहां आ जाएगी। टप्पा खाने से पहले ये ऐसे होगी, नीचे की तरफ होगी u sin थीटा, वो टप्पा खाने के बाद में ऊपर की तरफ हो जाएगी, एक और e से मल्टीप्लाई होके e स्क्वायर u sin थीटा। क्या बोलते हो? और ये हॉरिजॉन्टल की रफ्तार u cos थीटा एज इट इज रहेगी। मैंने कहा अच्छा, फिर ये भाई साहब ओ यहाँ पे इसने टप्पा खाया। मैंने कहा हाँ, अगर टप्पा खाया तो ऊपर की तरफ रफ्तार क्या हो जाएगी? e क्यूब u sin थीटा। ओ, और ये रफ्तार क्या है? ये u cos थीटा है, एंड सो ऑन भाई साहब। ये टप्पा खाती ही गई, जिंदगी भर ऐसा टप्पा खाती ही गई। ओ, क्या क्या पूछा जा सकता है सवाल में? देखिए, ये थी आपकी रेंज R1, ये क्या थी? रेंज R1, ये रेंज हो गई R2, ये रेंज क्या हो गई है? R2, ये रेंज की कितनी हो गई है? R3। ऐसे ही nth टप्पा खाएंगे तो यहाँ Rn हो जाएगी। आपको बोला जाए ये टप्पा तो ऐसे इनफाइनाइट खाते हो, टेट जाएगी। तो आप मुझे बताइए कि टोटल रेंज क्या होगी? टोटल रेंज यानी कि मैं आसान भाषा में आपको क्या बोलना चाह रहा हूं कि भैया मुझे क्या कीजिए, सिग्मा ऑफ RI पता कर दीजिए, I की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी, यानी कि सारे के सारे जो R1 R2 R3 है ये इनफाइनाइट ऐसे धीरे धीरे रेंज कम होती जाएगी, टिकु 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 अब तो इंफिनिटी। मुझे सभी रेंज का सम चाहिए। तो बोलेगा ठीक है, चाहिए तो बताते हैं भाई साहब। दूसरा वाला चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सेकंड वाला क्या पूछना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। मैंने कहा यार तुम ये बताओ कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हो? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u इनिशियल वाला y डिवाइडेड बाय g। माना कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है t1। क्या है? t1 है ना। यहां से यहां जाने में टाइम क्या लगा? t2। यहां से यहां जाने में क्या लगा? t3 t4। तो भाई साहब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कोई पूछ ले तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, पूछ सकता है। क्या करने का अपने को? सिग्मा ऑफ टी आई इज इक्वल टू 1 to n है ना। अब जरा ध्यान से देख, मैक्सिमम हाइट देख, मैक्सिमम हाइट ये इचुक ऐसा ऐसा होता रहेगा, कम होती है। तो क्या मैक्सिमम हाइट का भी समय से पूछा जा सकता है? मैंने कहा मैक्सिमम हाइट का, जैसे मान लो कि ये आपकी h-max 1 हो गई, यहाँ पे हाइट है h1 हो गया है, इधर आपके पास h2 हो गया, ये मैक्सिमम हाइट है। उसी तरह से आपसे क्या पूछा जा सकता है कि भैया सिग्मा ऑफ h-max, सिग्मा ऑफ x-max है i इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी। पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता? अरे पूछा जा सकता है, सवाल बनाया जा सकता है। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे टोटल रेंज वाला सवाल अपन देखते हैं। पहला सवाल,
पहले वाले केस में जो R1 आपके पास आने वाली है, आप जानते हैं रेंज होता क्या है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, या फिर मैं ये बोल दूं u साइन थीटा u कॉस थीटा, यानी कि ट्वाइस ऑफ ux uy बाई जी। ux एंड uy प्रोजेक्टाइल की इनिशियल स्पीड है x एंड y में सॉरी। तो R1 की अगर बात करें, R1 की अगर अपन बात करें तो R1 मेरे लिए क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ux यानी कि u cos थीटा, यानी कि u cos थीटा इंटू क्या आ जाएगा मेरे लिए, इंटू क्या आ जाएगा, या फिर मैं इसको सिर्फ जो है आसान भाषा में अगर लिखना है तो मैं इसको ये वाले आइटम को ux बोल दिया, इसको क्या बोल दिया मैंने, uy बोल दिया है ना, uy बोल दिया है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। तो ये मेरे लिए ट्वाइस ऑफ ux uy डिवाइडेड बाई g हो गया है। सिमिलरली अगर मैं R2 की बात करूंगा, R2 क्या हो जाएगा, अरे ये वाला आइटम को मैंने ux लिया था तो ये e इंटू ux हुआ कि नहीं हुआ, e इंटू ux है, तो ट्वाइस ऑफ e इंटू ux इंटू क्या हो जाएगा, e इंटू आपके पास सॉरी ये आपका ux है तो ux एज इट इज रहा है, ux क्या है, एज इट इज रहा है, चेंज क्या हुआ है, uy हुआ है, यानी कि e इंटू uy आ गया है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ये आपके पास g आ जाएगा। हमको तो ऐसा लगता है भाई साहब कि यार e से मल्टीप्लाई हो गया है, क्या हो गया है, e से मल्टीप्लाई हो गया है, ये आपके पास e इंटू ट्वाइस ऑफ ux uy डिवाइडेड बाई g आ गया है। अच्छा सिमिलरली अगर मुझे R3 चाहिए होगा, R3 चाहिए होगा, यानी कि यहाँ पे अगर आपको चाहिए होगा तो आप बोलेंगे ट्वाइस ऑफ ux ये है जो कि सॉरी ux वो तो एज इट इज है, और uy की बात करें तो वो क्या होगा, uy इस वाले uy टर्म्स में अगर बात करेंगे तो वो e स्क्वायर हो जाएगा, e स्क्वायर uy, अरे इस e स्क्वायर नहीं e क्यूब, सॉरी हाँ पहले वाले के लिए अपन ने यहाँ पे लिया, सॉरी यहाँ पे थे ना अपन, ये वाला अपन R3 निकाल लेते तो e स्क्वायर हो गया, सॉरी तो e स्क्वायर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, e स्क्वायर uy डिवाइडेड बाई g। अगर अब मैं आसान भाषा में बात करूं, इसको मैं R1 बोल दूं, इसको मैं क्या बोल दूं, R2 बोल दूं, और इसको मैं R3 बोल दूं। R2 अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो ये e टाइम ऑफ R1 आ रहा है, क्या आ रहा है, ये तो ऐसे ही है यार, ये e R1 आ जा रहा है, ये क्या आ रहा है, ये आपका e स्क्वायर इंटू R1 आ रहा है, ये e स्क्वायर R1 है। सिमिलरली अगर मैं R4 की बात करूंगा तो क्या होगा, e स्क्वायर की जगह सॉरी R1 मेरे लिए ये आ गया है, R2 जो है वो मतलब जो है e टाइम ऑफ R1 हो गया है, R3 इज e स्क्वायर, तो ये आपका R4 जो होगा वो e क्यूब R1 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली R5 की बात करूंगा तो वो e की पावर 4 टाइम ऑफ R1 हो जाए, एंड सो ऑन, है कि नहीं यार। सिमिलरली अगर मैं Rn की बात करूंगा तो e की पावर n-1 इंटू R1 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे सारे के सारे R का सम चाहिए, यानी कि मुझे R टोटल चाहिए, R टोटल चाहिए, इसका मतलब क्या है, R1 E I स्क्वायर R1 E क्यूब R1 हो e की पावर n-1 R1, है कि नहीं यार, nth टर्म ये वाली हो जाएगी, हो। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये कार्यक्रम कब तक चलता रहेगा, अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। ध्यान से आप देखिएगा तो ये जीपी बना हुआ है, क्या है, जीपी बना हुआ है, आप ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये मैथमेटिक्स के विद्यार्थी लोग जीपी से मतलब आप वाकिफ होते हैं। ज्योमेट्रिकल हम लोग एपी पढ़ते थे 10th में, 10th तक हमने एपी पढ़ा है, यहाँ पे आपने 11th में जीपी एंड एचबी भी पढ़ेंगे अपन किस में, मैथमेटिक्स में। मैं आसान भाषा में आपको बता दूं कि जैसे अपन 10th में पढ़ते थे एसएन इज इक्वल टू मतलब जो आपका a प्लस n-1 इंटू डी जो nth टर्म होती थी एपी की, वैसे ही यहाँ पे जीपी में nth टर्म होती है an इज इक्वल टू a की पावर r-1। a आपका होता है फर्स्ट टर्म और r होता है कॉमन रेशियो। r क्या होता है, कॉमन रेशियो। अगर आप नेक्स्ट वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो e आ गया, फिर इसको इससे डिवाइड, e स्क्वायर बटा ये कर दीजिए, e आ गया, इसको ये डिवाइडेड बाय ये कीजिए, e आ जाएगा, है ना। तो ये आपका इस तरह से, और ऐसी इनफाइनाइट जो है
इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर, है ना। इनफाइनाइट जीपी की बात कर रहा हूं मैं, तो हालांकि ये मैं बहुत ही आसान भाषा में बता, आपको पता है सारी बातें कि इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है। सम आपका जो है वो आपका ऐसे नहीं है, ये सम है बेसिकली इनफाइनाइट जीपी का a अपॉन 1 माइनस एस मतलब सम ऐसा का मतलब सम ऑफ एन टर्म या इनफाइनाइट टर्म की बात करें a अपॉन 1 माइनस आर, ये क्या होता है फर्स्ट टर्म होती है। अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से यहाँ पे देखें तो हमारा जो आर टोटल आने वाला है वो क्या हो जाएगा, आर टोटल की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट टर्म यानी कि r1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर है। और आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कॉमन रेशियो होता है वो ई होता है, वो क्या होता है यहाँ पे ई हो जाएगा r1 बाई आर, यहाँ से करेंगे कॉमन रेशियो आपका ई आ गया। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये होने के लिए आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से कम, तो अपना ई भी प्रैक्टिकली 1 से कम होता है। अरे भाई साहब, है ना, 1 से कम होगा तभी आपका, जब r की वैल्यू 1 से कम होगी तभी आपका इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन फाइनाइट आएगा। आप देखेंगे तो ये टप्पा तो इनफाइनाइट आएगी टिक 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 टिक, लेकिन ये जो रेंज है यहां से लेके यहां तक की ये जो टोटल रेंज है वो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, क्योंकि जो कॉमन रेशियो है इस इनफाइनाइट जीपी का वो r जो है वो 1 से कम है भाई साहब। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब आप ध्यान से देखो तो r1 की वैल्यू तो कोई भी बता दे यार, r1 की वैल्यू क्या है, r1 की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ ये r1 जो है बेसिकली आपका ux इंटू uy हो जाएगा, यही आपका r1 है, यानी कि 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, यानी कि 1 माइनस ई इंटू जी हो जाएगा। स्टाइल मार के इसको यू स्क्वायर साइन 2 थीटा भी लिखा जा सकता है, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई इंटू जी आ जाएगा भाई साहब। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको जस्ट ऐसे बता रहा था कि भैया ऐसा सवाल बनाया जा सकता है जिसमें आपको इनफाइनाइट टर्म्स का सम यहाँ पे पूछा जा सकता है, रेंज का सम। कुल मिलाकर जीपी का सवाल बन गया, बाकी तो कुछ है नहीं। कॉन्सेप्ट की बात तो वही थी ना यार, टप्पा खाने के बाद में रफ्तार ई इंटू बी हो जाए। अच्छा, ये रफ्तार में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा, ये वाला ये, अबे इस साइड थोड़ी कोई इंपल्स लग रहा है, इंपल्स तो ऊपर लग रहा है तो ऊपर में चेंज होगा ना। मैं कहा अच्छा, ऐसा बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। इसी में आपसे दूसरा सवाल पूछा जा सकता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताएं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताएं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे बताएंगे लाला, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है। कौन सी हाइट पे डिपेंड करता है, सॉरी हाइट पे क्या है, वेलोसिटी इन वाई में डिपेंड करता है ना। कितना होता है, मैंने कहा 2u y बाई जी होता है प्रोजेक्टाइल का, ग्राउंड टू ग्राउंड वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आप ध्यान से देखें, मैंने पहले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैंने t1 बोल दिया तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है मेरा 2u बाई जी है। अगर मैं t1 की बात करूं तो मेरे लिए हो जाएगा ट्वाइस ऑफ uy की वैल्यू क्या है, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी है, ये आपका टाइम पीरियड आ गया। सिमिलरली अगर आप t2 की बात करेंगे तो 2uy जो है वो यहाँ पे इसके कंपेयर में क्या आ जाएगा, ये e टाइम ऑफ uy आ जाएगा। अगर वो uy है, अगर मैं इसको uy मानूं तो वो e इंटू uy आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे e इंटू uy करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो e इंटू t1 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। सिमिलरली अगर मैं आपको टाइम इसकी ये बात करूं, t3 की बात करूं तो वो क्या होगा, मैंने कहा वो 2uy यहाँ पे अगर आप बात करिएगा, ये t1 हो गया, ये t2 हो गया। तो अगर आप t3 की बात करेंगे तो आपके e स्क्वायर का फैक्टर आ रहा है ना, e स्क्वायर का फैक्टर आएगा भाई साहब 2u बाई जी। तो ये वाला अगर t1 होगा तो ये आपका e स्क्वायर ऑफ t1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इनफाइनाइट tn करेंगे तो ये e की पावर n-1 t1 हो जाएगा। सिग्मा अगर आपको करना है, टोटल t पता करना है, t टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो आपका हो जाएगा t1 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस e
1 प्लस ई स्क्वायर ई क्यूब अप टू इंफिनिटी ऐसी टर्म आ जाएगी। ई की वैल्यू 1 से कम है तो ये आपका इनफाइनाइट जीपी बन गया। ये मान लो कि मैंने फर्स्ट टर्म मेरे लिए ए यानी कि 1 हो गया है, 1 a अपॉन 1 माइनस आर, आर की वैल्यू ई हो गई है। यानी t1 की वैल्यू मेरे लिए क्या है, t1 की वैल्यू है मेरे लिए 2u sin थीटा, 2u sin थीटा बाई g है तो ये g आ जाएगा इंटू 1 माइनस ई। इस तरह से मैंने क्या निकाल दिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकाल दिया है। उसी तरह से क्या मैं एच मैक्स का भी पता कर सकता हूँ, एच मैक्स का भी पता किया जा सकता है। वो क्या आएगा, वो यू स्क्वायर यू वाई, एच मैक्स क्या होता है यू स्क्वायर बाई 2g, कौन सा वाला यू वाई वाला, यू वाई वाले का स्क्वायर बाई 2g, यानी एच मैक्स मेरे लिए होता है, एच मैक्स मेरे लिए होता है यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे यू वाई है तो पहले यू वाई रखेगा, फिर आपका ई टाइम हो जाएगा तो ई स्क्वायर, फिर आपका ई स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी कि ई की पावर 4, फिर ई की पावर 3 इंटू 6 है ना। तो इस तरह से आपका आता हुआ दिखाई देगा, सम कर सकते हैं, अलग अलग तरह की सीरीज बन सकती है ना। कई बार आपको हो सकता है कि जीपी बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आसान सवाल होगा तो ऐसा तो बनेगा ना जिससे कि सॉल्व करना आपको आता होगा। तो सवाल इस तरह से बनाए जाएंगे जिसमें कि इनफाइनाइट जीपी बन जाए तो आप आराम से उसको सॉल्व कर ले। जैसे एक और सवाल बनाते हैं अपन जिसमें इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी, आराम से सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। जैसे मैं इस बॉल को ऐसे ना गिरा के आपके लिए कैसे गिराऊं, जरा ध्यान से देखिए, पहले इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं आपके लिए सवाल बनाने के लिए। यहाँ पे मान लो कि अपन सवाल ऐसा कुछ बना दें, कैसा बना दें भाई साहब, मैं आपसे बोलूं कि सवाल यार ऐसा है, कैसा है कि यहाँ पे एक बॉल है जिसका मास m है, इसको अपन ने क्या किया है, इसको अपन ने हाइट h से मान लो रिलीज कर दिया, यहाँ पे क्या किया है, रिलीज कर दिया है। अब क्या होगा, मैंने कहा अब ये टप्पा खाती रहेगी, अब क्या करेगी, ये टप्पा खाती रहेगी ना, मैंने कहा हाँ। तो बता दीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट का सम बता दीजिए, एच मैक्सिमम का सम बता दीजिए, बताया जा सकता है, ऐसा भी तो सवाल बनाया जा सकता है। और यहाँ ई की वैल्यू ई है, ई की वैल्यू क्या है आपके लिए, ई है। टाइम ऑफ फ्लाइट का सम बताइए, मैक्सिमम हाइट का सम बताइए, है ना। जरा ध्यान से देखें, अगर आपने h हाइट से इसको रिलीज किया है तो इसके यहाँ टप्पा खाने के जस्ट पहले इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, इधर की तरफ अंडर रूट ऑफ 2gh, अंडर रूट ऑफ 2gh, अंडर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो u तो 0 है, अंडर रूट ऑफ 2gh, यानी कि यहाँ पर टप्पा खाने के बाद पहले इसकी रफ्तार होगी अंडर रूट ऑफ 2gh, पहले टप्पे के बाद में इसकी रफ्तार हो जाएगी मान लो e इंटू वी नॉट, दूसरे टप्पे के बाद में रफ्तार होगी ई स्क्वायर वी नॉट, फिर क्या हो जाएगी ई क्यूब वी नॉट, ई क्यूब वी नॉट, फिर क्या होगी, मैंने कहा ई की पावर 4 वी नॉट। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं, टक 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 टक, है ना। अच्छा मान लीजिए कि यहां से यहां आने में टाइम लगा है t, यहां से यहां आने में क्या टाइम लगा है, t लगा है, और फिर ये ऊपर जाएगी ड्रर, मतलब यहां पे ऊपर जाएगी टेडी टिडिडी, मतलब ये उतनी ऊपर भी नहीं जाएगी, पहले फिर ये कम जाएगी, फिर ये और कम जाएगी, फिर यहाँ पे और कम जाएगी, ऐसे ऐसे चलता है। और ये अलग अलग बनाया मैंने, लेकिन हालांकि होगा वो यहीं पे टिक टिक इनफाइनाइट के बाद, है ना। अब आपको कोई टाइम पीरियड बोले, टोटल टाइम बोल दे, टोटल टाइम बोल दे तो आप क्या करिएगा, मान लीजिए कि यहाँ टाइम लगा है t1, यहाँ क्या लगा है t2 लगा है, यहाँ कितना लगा है t3 लगा है, या t4 एंड सो ऑन। तो एक तो टाइम ये आ गया आपका, टोटल टाइम बोला जाएगा, तो कैपिटल T से लिख लेते हैं इसको, t प्लस t1 प्लस t2 प्लस t3, अरे ये जर्नी अलग मान ली, और बाकी सबका वो 2u बाई जी लगा देंगे, 2u बाई जी लगा देंगे। तो ये पहला t हो गया आपका लिए, t की वैल्यू हालांकि कितनी होगी, जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या लगा देंगे अपन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो h आ गया है, ये 0 है, ये g बाई 2 है और t स्क्वायर है, तो t की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी आ गई, t की वैल्यू क्या आ गई है, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी आ गई है, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी आ गया है।
अब आप ध्यान से देखें तो T1 की वैल्यू क्या होगी, T1 की वैल्यू आपके लिए क्या होगी, T1 होता है 2u बाई जी, क्या 2u बाई जी, यानी कि 2u आपकी इनिशियल वैल्यू है, यानी कि वो आ जाएगा 2ev0 बाई जी आ जाएगा, है ना 2u बाई जी। मैंने कहा अच्छा, अगला वाला क्या होगा, अगले वाले में 2u क्या हो जाएगा ve² v0 बाई जी आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा, फिर क्या आ जाएगा 2e³ v0 बाई जी। मैंने कहा अच्छा, फिर क्या आ जाएगा 2e⁴ v0 बाई जी एंड सो ऑन। भाई साहब अगर आप ध्यान से देखें, और v0 की वैल्यू क्या है, v0 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें v0 की वैल्यू क्या है, ये √2gh है, √2gh है, v² = u² + 2s ना, लगाया तो था यार, u 0 है 2gh, तो v की वैल्यू √2gh है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी √2h बाई जी, और अंदर की तरफ यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, मैंने कहा यहाँ पे 2 कॉमन आ जा रहा है। v0 की वैल्यू क्या है, v0 की वैल्यू है ये, v0 की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ v0 कॉमन आ रहा है, तो वही साहब ट्वाइस ऑफ v0 की वैल्यू मैंने लिख दी √2gh बटा क्या है, मैंने कहा बटा एक और g है, और एक e भी कॉमन ले लो आप, एक e को कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस, अरे अब कर लेंगे क्या यार, अब कुछ तो नहीं है ना, कुछ अब नहीं है ना, ये जीती बन गई। तो यहाँ से ये g है, ये g है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको तो अंडर रूट कर लो, एक g से काट के ये अंडर रूट हो गया, हो। और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो 2h बाई जी यहाँ पे बन गया, तो बाहर ले लो 2h बाई जी, अरे कुछ नहीं, अब कुछ है नहीं बचा है, तो ये बन गया आपका 1 प्लस 2e, और ये क्या बन जाएगा, ये इससे आगे इनफाइनाइट जीपी बन रही है ना, हाँ कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ मैं, a यानी कि 1/1 माइनस e है ना, ठीक है, a/1 - r की वैल्यू e हो गई, ठीक है। तो अब क्या करिएगा, ये वैल्यू आ गई, अरे जो भी है अभी कैलकुलेशन नहीं करना है यार, कुछ भी नहीं है ना, इसको इधर ले जाइए तो ये हो गया है 1 माइनस e है, तो 1 - e प्लस 2e डिवाइडेड बाई 1 - e। हमको लगता है अगर कैलकुलेशन ठीक की है ना हमने, तो आंसर आ जाएगा आपका 1 प्लस e/1 - e इंटू आपका हो जाएगा 2h बाई जी। बाकी जे बम बोलेगी मैंने अगर कैलकुलेशन कहीं गलत ना की हो तो, अरे ठीक है, जो भी अगर आप ध्यान से देखें तो आपको और क्या पूछा जा सकता है, मैक्सिमम हाइट का सम जो कि u² बाई 2g होता है, जो कि u² बाई 2g होता है, तो u आपका अलग अलग होगा, यहाँ पे v0 कर दीजिए, सॉल्व कर लाइए, शुक्ला सा इक्वेशन बनेगा, इजी था ये, तो यही पूछेंगे इनफाइनाइट जीपी का, इनफाइनाइट जीपी बन जाए तो आप कर लेंगे। अभी वक्त कितना हो गया है यार, हमको लगता है कि 1 घंटा पर हमने टाइम पास कर लिया क्या, टाइम थोड़ा सा देख लेते हैं, वरना फिर जो है एक आध सवाल हमको लगता है फिर होमवर्क में दे देते हैं, है ना, एक सवाल है, एक कॉन्सेप्ट बेस, अभी तो मैंने ऐसे सवाल बनाए, टिक 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 ऐसे टकराया, है ना। मैं एक सवाल देता हूँ, 1 घंटा हो गया, 1 घंटे ज्यादा नहीं, फिर बच्चे का ज्यादा वो हो जाए। एक सवाल में ऐसा लिखता हूँ, एक सवाल लिखता हूँ मैं ऐसा लिख रहा हूँ भाई साहब कि एक दीवार है, क्या है, एक दीवार है, मैंने कहा ठीक है, और मेरे पास बॉल है, और ये अपना ग्राउंड हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, और ये वर्टिकल दीवार है। मैंने कहा अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बॉल को यहां से फेंक रहा हूं ऐसे। मैंने कहा अच्छा, मान लीजिए कि बॉल का मास क्या है, m है, और ये m मान लीजिए 1 kg, कुछ भी कर दीजिए, 1 kg कर लीजिए, हालांकि मास का कोई खास रूल होगा नहीं। मैंने मान लो रफ्तार दे दी 50 मीटर पर सेकंड, मैंने क्या दी 50 मीटर पर सेकंड। ये एंगल को अगर 37 रखूंगा तो क्या आएगा, ये एंगल को अगर मैं 37 डिग्री रखूंगा तो हाँ 53 रख देते हैं, मान लो कि 53 रख दिया, 53 रखा तो क्या आएगा 50 cos 53 डिग्री, यानी कि 3/5 है ना, 3/5, हाँ ठीक है 30 आ जाएगा, 30 से ये दूरी, हाँ तो ये वाली दूरी को मैं रख देता हूँ मान लो फिर 60 मीटर, क्या रख दिया मैंने 60 मीटर रख दिया, है ना। ये बॉल गई इधर, किधर गई, इधर गई भाई साहब, है ना, और इस दीवार से टकराई, इस दीवार से दीवार और बॉल के बीच का ई आपको हाफ दिया, क्या दिया है, ई आपको हाफ दिया है। बताइएगा कि भैया उसके बाद में बॉल गिरेगी का,
सवाल ये है कि एक बॉल को मैंने 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पे 53 डिग्री के एंगल पे, एक दीवार है जो कि यहां से कितनी दूर पे है 60 मीटर की दूरी पे, मैंने ऐसे टक से फेंक दिया, ये बॉल गई ड्रर से टकराई ऐसे। फिर अब सवाल है कि ये बॉल वापस आके कहां गिरेगी, यानी इस वाली दीवार से कितना दूर जाके गिरेगी, ये सवाल है। हमको लगता है कि वक्त हो गया है, तो हमको नेक्स्ट वाली क्लास को फिर इसी सवाल से या इसी तरह के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये पहले ऐसे ऐसे था, अब थोड़ा मैंने ऐसे वर्टिकल दीवार से बढ़ा दिया है। आप जानते हैं कि दीवार रुकी हुई है, जब एक सरफेस रुकी हो, एक बॉल जो आती हो और उसके पास उस इम्पैक्ट के अलॉन्ग वेलोसिटी वो उल्टा हो जाती E इंटू वी वाई से, और जो इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट यही है, अच्छे से इस पे ध्यान दें कि आसान है, मतलब कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान सा है। मैं तो इससे टफ बहुत सारे बनाऊंगा आगे जाके, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट का पहला सवाल है। तो 1 kg वाला सवाल मतलब है 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार दी है, 53 डिग्री का एंगल है, ये दूरी 60 है, बन तो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो आपसे बोला कि ये वापस जब बॉल आएगी डी वापस आके बॉल कहाँ गिरेगी, यहाँ 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 कहाँ गिरेगी, है ना, है कि नहीं है, मतलब यहाँ से टकराने के बाद में, और इसके और बॉल और इसके बीच का क्या दिया हुआ आपको, E की वैल्यू हाफ दी है, और जब यहाँ और बॉल के बीच का E मान लो 0 है, तो जहां जहां पे टकराएगी वहां पे चिपक जाएगी। अरे मान लो कि ये ऐसे गई और ट्रक यहाँ आ गई, तो यहाँ आके ये चिपक जाएगी, E की वैल्यू 1 है, यानी फ्लोर और बॉल के बीच का E 0, और यहां से मैं फेंक रहा हूं, है ना, थ्रो, ठीक है। वरना होगा क्या, ये बॉल जाएगी यहाँ के, मान लो गिर गई, तो फिर से टपक आएगी, वो E पे डिपेंड करेगा। मैंने बोला E 0, ऐसे तैसे तो बॉल आके चिपक जाएगी, आटे की बॉल टाइप, मतलब ऐसा कुछ मानिए कि यहाँ पे E की वैल्यू हाफ है और यहाँ पे E की वैल्यू 0, तो वो फाइनली बॉल कहाँ पे रुकेगी ये पूछा जा सकता है। और यहाँ पे भी E अगर नॉन 0 होता तो ये ड्र ऐसे कुछ भी आगे कार्यक्रम चलता रहता है ना। तो इस सवाल पे थोड़ा सा ध्यान दें, और अभी तक जो पढ़ा है कोलिजन में उसको बहुत अच्छे समझें। नेक्स्ट वाली क्लास में हम बेहतरीन किस्म के सवाल करने वाले हैं, है ना, बहुत ही बढ़िया किस्म के कोलिजन के सवाल होंगे, ओलंपियाड लेवल के, मतलब मजा आ जाएगा एकदम। इंपल्स मिला लो, कोलिजन मिला लो, सब मिला के बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। फिर अपन बात करेंगे ऑब्लिक कोलिजन की, और उसके बाद अपने पास इस चैप्टर में बचा रहेगा वेरिएबल मास, उस पर कुछ 1-2 लेक्चर की बातें करेंगे, और फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल खत्म हो जाएगा, हमारी बातें होगी रिजिड बॉडी डायनामिक्स में, है ना। बाकी आप अपना और अपनी पढ़ाई का खूब ख्याल रखिएगा, भले ये ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, पढ़ना आपको है। विपरीत परिस्थितियां हो सकती है कई बार, लेकिन उसी विपरीत परिस्थितियों को बदलने के लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं। सब कुछ बहुत आसानी से, सब कुछ बहुत घर पे ऐसा मिल जाता तो फिर इतनी मेहनत लोग करते ही क्यों, है ना। वही चीजें परिवर्तन करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।